नाउ ऑप्टिकल एक्टिविटी आप लोगों ने यहाँ पे देख ली होगी अब तक कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। पहले वाले पे विचार करने की कोशिश करें, तो पहले वाले पे यदि आप विचार करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो गिरा नहीं सकते आप, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे गिरेगा नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चले जाए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री गिर जाएगा ये वाला, उसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चले जाए, उसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री गिर जाएगा ये वाला, उसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाए प्लेन ऑफ सिमेट्री गिर जाएगा ये वाला, उसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री गिर जाएगा। यस, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आप ये वाला गिरा सकते हैं, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री आप गिरा सकते हैं, एकदम सही। देयरफॉर बाकी सब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पहला वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। एम ए टू बी सी डी ई टाइप 6 हो गए, 2 3 4 5 6। नाउ इसको आप देखें, इसको चूंकि यहां पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट है, दैट इज ए, जिसके रिस्पेक्ट में ट्रांस हो सकता है, सिस हो सकता है, और बाकियों में भी सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि अलग अलग है तो ऑब्वियसली कुछ कुछ हो सकता है। बट मैं यहाँ पे आपको आसान तरीका दिखाता हूं कैसे आप इसको सोच सकते हैं। सोचने का सबसे आसान तरीका ये है कि एम ए है और ए के रिस्पेक्ट में क्या क्या हो सकता है, ए के रिस्पेक्ट में ए हो सकता है, ए के रिस्पेक्ट में बी ट्रांस हो सकता है, ए ट्रांस हो सकता है, सी ट्रांस हो सकता है, डी ट्रांस हो सकता है और ई हो सकता है ट्रांस। सोचो, ए के रिस्पेक्ट में ए ट्रांस हो सकता है, ए के रिस्पेक्ट में बी हो सकता है, ए के रिस्पेक्ट में सी, ए के रिस्पेक्ट में डी, ए के रिस्पेक्ट में ई। तो ये कितने स्ट्रक्चर हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 स्ट्रक्चर तो यही हो गए। और स्ट्रक्चर एम बी ले ले, बी के रिस्पेक्ट में ए तो पहले ही हो चुका है इसलिए उसको हम छोड़ देंगे, तो बी के रिस्पेक्ट में सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, तो 3 ये हो गए। उसके बाद में एम सी ले लो, सी के रिस्पेक्ट में डी हो सकता है, ई हो सकता है, 2 हो गए, प्लस एम डी ले लो, डी के रिस्पेक्ट में ई ट्रांस ये हो सकता है, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। टोटल नंबर स्ट्रक्चर हो गए 5 + 3 8 + 2 10 + 1 11। तो टोटल नंबर स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो 11 स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। आप फिर से देख लें, आप ए के रिस्पेक्ट में ए ट्रांस कर सकते हैं, ए के रिस्पेक्ट में बी, ए के रिस्पेक्ट में सी डी एंड देन ई। और चूंकि ए और बी पहले हो चुके हैं इसलिए मैंने बी के रिस्पेक्ट में ए को नहीं लिखा है, तो मैंने लिख दिया बी सी बी डी बी ई। चूंकि सी के रिस्पेक्ट में ए और बी दोनों हो चुके हैं इसलिए अब डी और ई के रिस्पेक्ट में ही मैंने लिखा है। इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ आइसोमर जो अपनी कॉपी बना सकते हो 11 बना सकते हो और फिर उसमें आप ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने की कोशिश कर सकते हो। बहुत सारी ऑप्टिकल एक्टिविटी यहां मिलने की संभावना है, फिर भी आपको जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ही देखना चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी मिल रही है नहीं मिल रही, बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट आपको पता है। नाउ द एग्जांपल है M A B C D E type. Now you tell me the answer कि कितने number of total isomer इस केस में मिलेंगे। I'll give you some time. Just tell me the answer. Okay. So you have find out the answer. आंसर बताएं। 15 सही आंसर बताया आप लोग। देखें M A ए के रिस्पेक्ट में बी सी डी ई एफ, फिर एम बी के रिस्पेक्ट में सी डी ई एफ, और फिर एम सी के रिस्पेक्ट में डी ई एफ, फिर एम डी रिस्पेक्ट में ई एफ, फिर एम ई रिस्पेक्ट में एफ। ओ सॉरी, यहां पे ए के रिस्पेक्ट में ए लिखना भूल गया था, एक और हो जाएगा यहां पे, और यहां पे मैं बी के रिस्पेक्ट में बी लिखना भूल गया था, एक और हो जाएगा, और सी के रिस्पेक्ट में सी भी लिखना भूल गया हूं, एक और हो जाएगा, और डी के रिस्पेक्ट में डी लिखना भूल गया हूं तो एक और हो जाएगा, और ई के रिस्पेक्ट में ओ सॉरी नो नो
बी के रिस्पेक्ट में बी कहां से हुआ, दो बी है ही नहीं, और ए के रिस्पेक्ट में ए नहीं हो सकता क्योंकि दो ए नहीं है, और बाय मिस्टेक इसको मैं मिटा देता हूं, सी को मिटा देता हूं, यहां भी डी को मिटा देता हूं, और ये सही है, मस्त है ये, ठीक, क्योंकि दो तो नहीं है मेरे पास, तो काहे का ए के रिस्पेक्ट में ए के रिस्पेक्ट में ए तब होता है जब दो ए मेरे पास होते, लास्ट एग्जांपल में जैसे मेरे पास थे, बट यहाँ पे मेरे पास नहीं है तो मैं वो नहीं कर सकता। 1 2 3 4 5, तो 5 ही हो गए, प्लस 1 2 3 4, 4 ही हो गए, प्लस 3 ही हो गए, प्लस 2 ही हो गए, प्लस 1 ही हो गया, तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। इस तरीके से टोटल स्ट्रक्चर इसमें बन जाएंगे 15। और जहां तक मेरा ख्याल है इसमें सब कुछ ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि ABCDE टाइप है, आप कैसे भी करके प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री गिरा नहीं सकते। सो ऑल स्ट्रक्चर्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव इन दिस पर्टिकुलर केस, नोट इट डाउन। नाउ बाइडेंटेड लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जांपल बनाता हूं MAA3 टाइप, और AA3 टाइप, इसका मतलब ये बाइडेंटेड लिगेंड है, AA आपस में जुड़े हुए हैं, और ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है क्योंकि A और A सेम टाइप के। तो मेरे पास MAA ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इनको जोड़ दूंगा। एक A इधर चला जाएगा और एक A इधर आ जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा यहां पे डोनेशन कर देगा। ये आपस में जुड़े हुए हैं तो मैं इनको जोड़ दूंगा। एक बार फिर से मेरे पास MAA, इनको भी आपस में यूं जोड़ दूंगा और ये इधर लगा दूंगा। यदि कोई मेरे से पूछे इस बारे में कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, सॉरी क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो एक बात तो तय है, यहां पे GI का केस नहीं देखता। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ना तो सिस है और ना तो ट्रांस है। और इसमें यदि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री गिराने की कोशिश करोगे, देन नाउ ट्राई टू सपोज दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या इस स्ट्रक्चर में आप गिरा सकते हो या नहीं गिरा सकते हो, एंड टेल मी द आंसर वेदर दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। आपको मैं सोचने का टाइम देता हूं। दिस स्ट्रक्चर इज एज यू हैव सीन, इट इज ऑप्टिकली, बताएं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव क्योंकि क्या कहते हैं, ये वाली जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है वो इसके पैरेलल नहीं है। भले डायग्राम में ऐसा दिख रहा हो कि इसके जो है एकदम सीधे आ रही है, बल्कि ये है ऐसा नहीं। एक यदि यूं जा रहा है तो दूसरा वाला इस तरफ आएगा, और इस तरफ आएगा तो ये वाली चीज जो है इस वाली चीज की मिरर इमेज नहीं हो सकती। नाउ नेक्स्ट वन MAA2 BC टाइप, MA2 B2 टाइप पहले कर लेते हैं। B2, अब सोचो क्या यहां पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का केस दिखेगा या नहीं दिखेगा। यहां पे AA दिख रहा है और A एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्लियरली जो है वो दिख गया मेरे को कि ये A के रिस्पेक्ट में जो है, सॉरी B और B को मैं देख सकता हूं क्योंकि ये है बाइडेंटेड लिगेंड और ये है मोनोडेंटेड लिगेंड। तो एक बात तो मेरे दिमाग पे तुरंत चमक जाती है, और वो बात क्या समझ में आती है मेरे को कि सिस ट्रांस बन सकता है। सबसे पहले MAA B यूं हो गया, ये क्या हो गया, ट्रांस। एक A यूं रख दूं, एक A यूं रख दूं, ऐसे आया यूं,
यूं, ये बी और ये बी, तो ये क्या हो गया सिस। अब देखो बी भी एक दूसरे के ट्रांस है और बी भी एक दूसरे के सिस है, क्योंकि ये सिस और ट्रांस का एग्जाम्पल, इसलिए आप बोल सकते हो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिल रहा है। आप इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी भी सपोज कर सकते हैं, जस्ट ट्राई टू सपोज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। नाउ सपोज whether there is optical activity present in this case or not. See this case. इस केस में ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि दो लिगेंड जो आपको दिख रहे हैं बाइडेंटेड लिगेंड, वो यूं दिख रहे हैं, यूं मतलब एक इसी प्लेन में यूं है और एक इसी प्लेन में यूं है, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। यार आउट ऑफ द प्लेन, बी जा रहा है इनसाइड द प्लेन, तो ये तो यूं कट लग जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। अब ये वाले को देख लो, ये वाले को देखा तो ये इस प्लेन में है और ये जो है वो इस प्लेन में आ गया, ये अलग प्लेन में है, ये अगेन एक नीचे जा रहा है और एक जो है वो स्क्वायर प्लेनर है। इसमें भी आप जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं गिरा सकते, क्योंकि इसमें भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं गिरा सकते, इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, और पहला वाला हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये एग्जांपल है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी मिल रहा है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देखने को मिल रहा है, बट नॉट इन एवरी केस। सिस में नहीं मिल रहा है, ट्रांस वाले में आपको ट्रांस वाले में देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि सिस आइसोमर में आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज सिस फॉर्म एंड दिस इज ट्रांस फॉर्म। This cis form and this is trans form. Note it down. After this, MAA B2C, MAA B2C type, B2C2 type, 6 चाहिए मेरे को। MAA B2C2 टाइप। देखिए हम कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर मेरे को इधर मिल सकते हैं। एक चीज जो मेरे को क्लियरली दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है, ए तो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ए और ए पास पास तो आ सकते हैं, बट ट्रांस नहीं जा सकते। ट्रांस जाने के लिए उनको 180 डिग्री के एंगल पे रहना पड़ेगा, वो एंगल पॉसिबल नहीं है। ज्यादा सिस पोजीशन पे हो सकता है, 90 डिग्री के एंगल पे ए हो सकता है, 180 डिग्री के एंगल पर बाइडेंटेड लिगेंड अपनी पोजीशनिंग नहीं करेगा कभी भी। वो ज्यादा करेगा तो 90 डिग्री पे करेगा, उससे ज्यादा बाइडेंटेड लिगेंड नहीं जाने वाला। नाउ एम, ए को मैंने इधर रख दिया, ए को इधर रख दिया, ये तो रहा ए। अब मैं काम करता हूं बी को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस कर देता हूं और ऑब्वियसली सी क्या हुआ, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस हो गया। फिर मेरे दिमाग में तुरंत ये चीज समझ में आ गई मेरे को कि मैं ए कर देता हूं सिस, और अब मैं सी कर देता हूं ट्रांस, बी सिस। एक काम करता हूं, मैं पूरा सिस बनाने की कोशिश करता हूं। ए तो सिस हो ही गया, तो ये गया एम, इधर कर देता हूं बी और इधर कर देता हूं बी, इधर कर देता हूं सी तो इधर कर देता हूं सी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंप्लीट सिस। सारी चीजें सिस हैं। अब मैं और सोचने की कोशिश करता हूं, मैंने क्या किया अब तक, बी और सी को ट्रांस रखा है, बी और बी को ट्रांस रखा है, बी और बी को सिस रखा है, सी और सी को सिस रखा है। मैं ये सोचूं कि बी और सी को क्या मैं ट्रांस कर सकता हूं किसी स्ट्रक्चर में, तो मैं सोचने की कोशिश करता हूं बी और सी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अभी तक इन किसी भी स्ट्रक्चर में को बी और सी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस पोजीशन पे नहीं दिख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में देखूं तो मेरे को बी और सी कहीं पे ट्रांस नहीं दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर में देखूं, थर्ड स्ट्रक्चर में, ओके थर्ड स्ट्रक्चर में, यस थर्ड स्ट्रक्चर में बी और सी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस आ गया, तो ऑब्वियसली बी और सी को अब मैं ट्रांस नहीं कर सकता। और सोचने की कोशिश करूं बी और सी ट्रांस, बस इससे ज्यादा और मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बी और सी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस तो हैं। पहले स्ट्रक्चर में ही देखा तो मेरे को सिस दिख गया है, तो ट्रांस की पोजीशन ट्रांस हो चुका है ऑलरेडी, सिस भी हो चुका है, इसलिए और सोचने की जरूरत नहीं है। 3 स्ट्रक्चर इस केस में मिल जाएंगे। अब 3 स्ट्रक्चर में आप ये सोचने की कोशिश करें कि क्या आप यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री गिरा सकते हैं या नहीं गिरा सकते हैं। तो
तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप प्लेन ऑफ सिमेट्री गिरा सकते हैं, कम से कम यही वाला सिमेट्री गिरा दें, ऐसे ही काट दें। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में भी गिरा सकते हैं, यही वाला काट दिया। तीसरे वाले स्ट्रक्चर में अगेन मैं सोचने की कोशिश करता हूं क्या मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री गिरा सकता हूं या नहीं गिरा सकता हूं। मैं ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं गिरा पाऊंगा, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, बीच से काटूं तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी भी मेरे को फिलहाल इस पे नहीं दिख रही है। इसका मतलब है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं गिरेगा, कंप्लीट सिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, बाकी सब हो गए ऑप्टिकली इनएक्टिव। In the next lecture we will continue with the further examples, or last part of the chapter we will discuss.